नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सर्जिकल। गुजरात के नेताओं ने मिलकर 4300 करोड़ रुपए का गबन कर दिया है। जिस पैसे से मैनुअल स्कैवेंजिंग रोकी जा सकती थी, गटर साफ करने वालों को मास्क और ग्लव्स दिए जा सकते थे, जिन पैसों से कई स्कूलों की छत पक्की कराई जा सकती थी, उन तमाम पुलों को मजबूती से बनाया जा सकता था जो बनते बनते ढहकर कई जिंदगियां निगल गए, जिन पैसों से किसी गांव को सड़क देकर शहर तक लाया जा सकता था, वो पैसा नेताओं ने अपने अपने ठिकाने लगा लिया। ये कितने भूखे लोग हैं, कितने बेईमान लोग हैं। 4300 करोड़ इतनी बड़ी रकम है कि इससे बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन अब पैसों की हेरफेर का मामला जब सामने आ ही गया है तो ईडी, जिसे पीएमएलए के तहत विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, वो एकदम चुप कहीं किसी कोने में किसी विपक्ष के नेता की फाइल बनाने में व्यस्त हो सकती है। क्यों अब तक गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस ट्वीट का जवाब नहीं दिया, जिसमें राहुल गांधी ने गुजरात में रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा हजारों करोड़ के गबन का दावा किया है? क्यों अब तक एडीआर की रिपोर्ट किसी गोदी चैनल पर नहीं चलाई गई है? एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, जिन्हें शॉर्ट में आरयूपीपी कहते हैं, उनकी आय 2022 और 23 में 223% बढ़ गई है। इनमें कई ऐसी पार्टीज भी हैं जिन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन फिर भी करोड़ों का चंदा हासिल कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि सबसे ज्यादा आय उन आरयूपीपी दलों की बढ़ी है जो गुजरात में रजिस्टर्ड हैं। आखिर ये चमत्कार कैसे हो रहा है? जनता जिन्हें जानती तक नहीं, उन्हें करोड़ों का चंदा कौन दे रहा है? कैसे सिर्फ चुनाव आयोग में खुद को रजिस्टर्ड करा के ये पार्टियां करोड़ों का चंदा कमा रही हैं? अगर ये पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती या कोई सीट नहीं जीतती तो इनका असली काम आखिर है क्या? ईडी का खेल खेलने वाली सरकार आखिर इन गुमनाम दलों पर क्यों चुप है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के नेशनल जनता दल का नाम सुना है? नहीं। सत्यवादी रक्षक पार्टी का? इसका भी नहीं। आम जनमत पार्टी का तो जरूर सुना होगा, इसका भी नहीं सुना। कमाल है। सौराष्ट्र जनता पक्ष का नाम तो पक्का सुना ही होगा, इसका भी नहीं सुना। एडीआर का सुना है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं से जुड़ी जानकारियों का एनालिसिस करके उनका कच्चा चिट्ठा खोलती है। एडीआर ने इस बार ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज का कच्चा चिट्ठा सबके सामने रखा है जिन्हें मान्यता नहीं दी गई है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2764 गैर मान्यता प्राप्त पार्टीज हैं और काम की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में इन पार्टीज की इनकम में गजब की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2022 से 23 में इन पार्टियों की आय 223% तक बढ़ गई, यानी कि दोगुने से ज्यादा हो गई है। दरअसल पॉलिटिकल पार्टियों को हर फाइनेंशियल ईयर के अंत में चुनाव आयोग के पास अपनी ऑडिट और कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट जमा करनी होती है, लेकिन चुनाव आयोग के नियमों को ताक पर रखकर ये गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां जमकर चंदा कमा तो रही हैं, लेकिन ऑडिट या कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास जमा नहीं करा रही हैं। चुनाव आयोग भी कोई खास रुचि इनमें नहीं ले रहा था, वो एसआईआर की ड्राफ्टिंग में बिजी रहा होगा। बात को समझा जा सकता है, व्यस्तता रही ही होगी। एडीआर के मुताबिक देश की कुल 2764 गैर मान्यता वाली पार्टीज में 2022 और 23 में सिर्फ 739 यानी 27% ने ही ऑडिट या कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट में से किसी एक को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पब्लिक किया था, जबकि 73% यानी 2025 पार्टीज ने ऐसा नहीं किया। इनमें से भी सिर्फ 501 पार्टीज यानी 18% पार्टियां ऐसी रहीं जिनके ऑडिट और कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट दोनों प्राप्त हो सके हैं। लेकिन गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां की सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों ने दोनों रिपोर्ट, ऑडिट और कंट्रीब्यूशन को चुनाव आयोग के पास जमा किया है। बहुत अच्छी बात है। 30% से ज्यादा पार्टियों ने ऐसा किया है। गुजरात की और रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टीज के नाम असली खेल गुजरात में ही चल रहा है। गुजरात में कुल 95 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं और 59 पार्टियों ने अपनी वित्तीय जानकारी शेयर नहीं की। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में 5 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों को पिछले 5 साल में 2316 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। 2316 करोड़। अगर आप इन पार्टियों का फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से 2023-24 का डेटा उठाकर देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली टॉप 10 गैर मान्यता प्राप्त पार्टीज में 5 गुजरात की हैं और टॉप 3 में सिर्फ गुजरात ही गुजरात दिख रहा है। पहले पर है भारतीय नेशनल जनता दल, जिसने 5 सालों में 957 करोड़ से ज्यादा की जुगाड़ कर ली। दूसरे पर है न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, जिसने सिर्फ 2 साल में 608 करोड़ रुपए की कमाई की। तीसरे पर है सत्यवादी रक्षक पार्टी, हाँ सत्यवादी, इसने भी 2 साल में 416 करोड़ हथिया लिए। इसके अलावा गुजरात की ही सौराष्ट्र जनता पक्ष ने 3 साल में 200 करोड़ और जनमन पार्टी ने 3 साल में भी 133 करोड़ कमाए हैं। अगर इन पार्टियों की राजनीतिक हनक की बात करें तो 2019 से 24 के बीच
इन पार्टियों ने सिर्फ 17 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं, जिन्हें कुल 22,000 वोट ही मिल सके। इनमें से किसी भी उम्मीदवार ने जीत दर्ज नहीं की आज तक। इसके बावजूद पार्टियों की आमदनी करोड़ों में है। तो सवाल यह है कि क्या ये बड़े बड़े नामी गिरामी नेताओं के द्वारा किसी नाते रिश्तेदार के नाम पर खोली गई पार्टी तो नहीं है? इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को जरूर देना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि जिन पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव लड़ते ही नहीं, जिनके नाम किसी ने सुने ही नहीं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने वाले लोग और वो कंपनियां कौन सी हैं जो चंदा दे रही हैं? क्या ये कंपनियां भी किसी नेता की या बड़े बड़े नेताओं की तो नहीं है? और ये तो कुछ नहीं था। पूरी पिक्चर एडीआर के बाद दैनिक भास्कर ने दिखाई। दैनिक भास्कर ने गुजरात की टॉप 10 गैर मान्यता प्राप्त गुमनाम पार्टियों पर एक रिपोर्ट पब्लिश की। भास्कर के मुताबिक गुजरात में 10 पॉलिटिकल पार्टियां जो बिल्कुल गुमनाम हैं, जिन्हें कोई जानता तक नहीं। उन्हें 2019-20 से 23-24 के बीच 5 सालों में 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। और 15 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। उस दिन प्रधानमंत्री 75 वर्ष के हो जाएंगे और अपने ही नियम यानी 75 साल की उम्र में जो रिटायरमेंट का नियम था उसको वो पार कर जाएंगे। अब वो रिटायर होंगे या नहीं होंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, परंतु वो 75 वर्ष के हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस बोल चुका है कि हम ना तो किसी से रिटायरमेंट के लिए बोलते हैं और ना ही हम खुद रिटायर होते हैं। हमें जब तक काम करना होता हम तब तक काम करते हैं। इन तारीखों पर आप एक पेन कागज लेकर लिख लीजिए। मैं आज कुछ तारीखों की सूचना और कुछ तारीखों का ब्यौरा आपको देने वाला हूं। 17 सितंबर वो दिन है जिस दिन प्रधानमंत्री 75 वर्ष के हो जाएंगे। रिटायर होंगे या नहीं होंगे इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। दूसरी तारीख है 15 सितंबर। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा, वनतारा प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए गए थे, जहां शेरों के बच्चों के साथ वो खेल रहे थे। उस पर सुनवाई होनी है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया है और उस एसआईटी की रिपोर्ट 12 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट में जमा हो जाएगी और उस रिपोर्ट पर जो फैसला आएगा या जो उस पर सुनवाई होगी वो 15 सितंबर से शुरू होगी। उसके बाद आप दूसरी तारीख नोट कर लीजिए, 1 सितंबर। 1 सितंबर को इस देश में जो पेट्रोल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है उस पर किस तरह से सरकार ने लीपापोती की, किस तरह से सरकार एक नया फार्मूला लेकर आई और उसका फायदा आम पब्लिक को ना मिलकर कुछ लोगों को मिला। कि सरकार का कहना है कि हमने उसका फायदा किसानों को दिया। यह है इथेनॉल। इथेनॉल का मैटर इतना लंबा हो गया है कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते। इसके खिलाफ कोर्ट में सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मैं एक और जानकारी आपको दे देता हूं कि 12 सितंबर को, नोट करिए इस तारीख को, 12 सितंबर को देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी ट्रंप से मिलने वाले हैं। उस मुलाकात में क्या होगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो कॉरपोरेट घराने होते हैं वो हर मुद्रा में, चाहे वो डॉलर हो या दिनार हो या कुछ भी हो, उसमें व्यापार करते हैं, विदेशों में व्यापार करते हैं। तो जहां जिस देश में जो मुद्रा चलती है उसमें व्यापार करते हैं। इसकी कड़ी को जोड़कर देखा जा रहा है कि मुकेश अंबानी वहां ट्रंप से मिलने वाले हैं। मैं यहां दूसरा जिक्र यह कर सकता हूं कि 2014 के बाद जो एक कॉरपोरेट घराना सुर्खियों में आया था, जिसके जहाज में प्रधानमंत्री घूमा करते थे, लोग कहा करते थे जी ये तो मुख्यमंत्री है, इनका तो अपना जहाज होना चाहिए, फिर इसके ऊपर अडानी क्यों लिखा हुआ है। उसको कोई परवाह नहीं है कि कहाँ की जो करेंसी है उसे चाहिए, कहाँ की नहीं चाहिए। खैर, अब हम आते हैं अपनी उसी बात पर। इथेनॉल का प्रयोग, सरकार अब इथेनॉल के फायदे बता रही है। 2014 से इथेनॉल का इस्तेमाल इस देश में हो रहा है। पहले 10% था, अब उसे 20% बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और उसकी खासियतें बताई जा रही है
कि जी इससे ये होगा, इसका ये फायदा होगा, इसका ये फायदा होगा। वो फायदे मैं अभी आपको बताऊंगा। परंतु इन सब फायदों में पहले मैं आपको फायदे बता देता हूं जो सरकार ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है। 12 अगस्त को पीआईबी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, उसमें बताया कि जी गन्ना और मक्के से बनने वाला जो इथेनॉल है वो ग्रीन रेवोल्यूशन को फायदा करेगा। उसका फायदा किसानों को होगा। किसान मक्का की खेती अच्छी करेंगे, किसान गन्ने की खेती अच्छी करेंगे, किसानों का बकाया उनको मिलना शुरू हो जाएगा। किसान विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र में आत्महत्या नहीं करेंगे। इसमें विदर्भ क्षेत्र ही क्यों आया, मैं उसका भी आपको कारण बता देता हूं। ये पीआईबी की प्रेस विज्ञप्ति में आपको बता रहा हूं। उसमें जिक्र आया विदर्भ का। विदर्भ नागपुर में पड़ता है और नागपुर नितिन गडकरी और आरएसएस का हेडक्वार्टर है। नितिन गडकरी का भी घर है और आरएसएस का हेडक्वार्टर है। इथेनॉल के फायदे जो सरकार बता रही है कि जी हमें कच्चे तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने 11 साल में 1,44,87 लाख करोड़ का फायदा किया है। उसके अलावा हमने 245 मैट्रिक टन जो क्रूड ऑयल होता है वो नहीं मंगवाया। हमारी जो इकोनॉमी है, विदेशी इकोनॉमी है, उसका हमें फायदा हुआ कि वो बचत हो गई। उसके अलावा अगर 20% ये हो जाता है, सरकार कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, अगर ये इथेनॉल की जो E20 लागू हो जाता है तो उससे करीब 45,000 करोड़ का फायदा किसानों को होगा, ऐसा सरकार का कहना है इथेनॉल से। परंतु जो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है उसके अनुसार जो इथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है उन गाड़ियों की लाइफ 7 से 8 साल कम होती चली जा रही है। यानी वो गाड़ियां 7 से 8 साल चल पाएंगी सड़कों पर। उन गाड़ियों के मालिकों का क्या होगा? उन गाड़ियों के मालिकों का नुकसान जो हो रहा है उसका भरपाई कौन करेगा? दूसरी तरफ सरकार कहती है जी जब इथेनॉल पड़ता है तो गाड़ियां सरपट भागती हैं। गाड़ी अगर आप इथेनॉल वाली खरीदेंगे जिसमें जो आज लेटेस्ट वाली है वो सड़कों पर सरपट दौड़ती है। सरपट दौड़ने वाली गाड़ियों की जब मयाद ही केवल 7 साल 8 साल की रह जाएगी तो उसका लाभ किसको होगा? सरकार किसानों के ऊपर बंदूक रखकर चलाना चाहती है या फिर एक विशेष नेता और विशेष परिवार को फायदा पहुंचाना चाहती है? सबके मन में सवाल आता है ना कि नितिन गडकरी इथेनॉल ब्लेंडिंग के इतने बड़े समर्थक क्यों हैं? दरअसल ऐसा करके वो बस अपने पिता होने का फर्ज निभा रहे हैं और कुछ नहीं। नितिन गडकरी के दोनों बेटों की कंपनियां इथेनॉल बनाती हैं। CIN एग्रो इंडस्ट्रीज जिसके मालिक हैं नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी, कुछ एक साल में ही इस कंपनी का रेवेन्यू 22 गुना बढ़ गया है। नितिन गडकरी के दूसरे बेटे हैं सारंग गडकरी जो कि इथेनॉल बनाने वाली कंपनी मानस एग्रो चलाते हैं। ये कंपनी अनलिस्टेड है लेकिन फिर भी इथेनॉल बनाने का काम करती है क्योंकि इस कंपनी के मालिक के पिता भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं। इसलिए इस कंपनी का 2021 से 2024 तक सिर्फ 4 सालों में रेवेन्यू सीधा 2 गुना हो गया। दोस्तों आप सोचते हैं ना कि सरकार हमारे पास पेट्रोल पंप पर ऑप्शन क्यों नहीं छोड़ती है, अब हमारे वाहनों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नितिन गडकरी के बेटों की कंपनियों का सिर्फ रेवेन्यू बढ़ेगा। अब क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? 20% ब्लेंडिंग का जो टारगेट था वो 2030 का था। गडकरी जी अपने बेटों को लाभ पहुंचाने के लिए 2030 का टारगेट 2025 में ही पूरा करने में लगे हुए हैं, जबकि यह इनका मंत्रालय भी नहीं है। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय के मंत्री हैं। अगर मंत्री के परिवार की कंपनी ही इथेनॉल से अरबों कमा रही है और मंत्री की जबान से 2025 में ब्लेंडिंग पूरे होने की घोषणाएं हो रही हैं, तो क्या समझा जाए? ये जनता का फायदा है? 2023 से पहले की जितनी भी पेट्रोल इंजन BS3, BS4 ये सब E20 को झेल नहीं पा रहे हैं। इनके पेट्रोल टैंक में जंग, इंजन में नॉकिंग हो रही है। इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल ही लेना है तो इतना सस्ता क्यों नहीं है? ये सेम रेट पर क्यों मिल रहा है? कंपनी के फायदे के लिए बिना किसी रिसर्च के करोड़ों लोगों की जेब क्यों काट रहे हैं?
देश की गाड़ियों को लैब बना करके जनता की जेब से पैसे निकालना विकास है या लूट है, अब ये तो आप ही बताइएगा। जो सरकार सत्ता में परिवारवाद का विरोध करके आई थी, अब वहां अमित शाह अपने बेटे जय शाह को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना देते हैं। गडकरी जी अपने बेटों की कंपनियां चला रहे हैं। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ये भी कहा था जिसको लूटा गया है उनका हक उन्हीं को लौटाएंगे। तो आप समझ जाइए वो किसके लिए था। अब ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी को इसकी कोई खबर ही नहीं है, तो क्या अब ये खुद। दूसरी तरफ सरकार से कहा गया कि जी इथेनॉल तो सस्ता आता है, आप महंगा बेच रहे हैं, उसका लाभ आप कंज्यूमर को नहीं दे रहे। तो सरकार कहती है कि हम उसका लाभ किसानों को दे रहे हैं, और अब नीति आयोग कहता है कि अब सस्ता नहीं है इथेनॉल। इथेनॉल 71 रुपए 32 पैसे लीटर पड़ता है अब इन लोगों को, जो मक्का और गन्ने का बनता है। ये 2021 में 57 रुपए था, तो अब ये 71 रुपए है। 57 और 71 का फायदा किसको मिला, आप खुद सोचिए। आपने भी देखा नितिन गडकरी के लड़कों की इनकम कितनी बढ़ी है। पिछले 16 महीने में 1570% का लाभ नितिन गडकरी के बेटों की कंपनियों को हुआ है। तो क्या वनतारा और इथेनॉल के जरिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी अब किसी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं क्या? देश की राजनीति में यूं भी इस समय उठापटक चल रही है, परंतु जो फायदा किसानों को का बताया जा रहा है, उसका ज्यादा नुकसान उन लोगों को हो रहा है जो गाड़ियां चला रहे हैं। फायदा नितिन गडकरी के लड़के को हो रहा है, फायदा जो पेट्रोल पंप वाले हैं, बेचने वाले हैं, उनको हो रहा है। तो आम आदमी को कहां फायदा है? जब 57 रुपए 73 रुपए ही 71 रुपए मिलता है, तो उस रेशो से पैसे क्यों नहीं घटाए गए? हालांकि मार्केट में 57 रुपए 56 रुपए 55 रुपए या 45 रुपए लीटर तक भी इथेनॉल है, परंतु जब सरकार बता रही है, ये सरकार के आंकड़े हैं, मैं इन आंकड़ों में कुछ नहीं कर रहा हूं। जब कच्चा तेल सस्ता आता है तो सरकार अपना फायदा ले जाती है, जब इथेनॉल सस्ता मिलेगा उसमें मिलेगा तो उसका फायदा नितिन गडकरी के लड़के ले जाते हैं, जब गाड़ियों के इंजन खराब होंगे तो उसका नुकसान आम पब्लिक को होगा। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई है, 1 तारीख को इसमें सुनवाई होनी है, देखते क्या होता है। सरकार अपना पक्ष रख रही है, सरकार ने बोल दिया कि जी हमने किसानों को इसमें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा E20 बेहतर है E10 से। E10 ज्यादा गाड़ियों को नुकसान करता था, यानी 11 साल से जो गाड़ियों में E10 मिलाया जा रहा था 10%, वो ज्यादा नुकसान कर रहा था, अब कम नुकसान करेगा। पिछले उनका मुआवजा कौन देगा? सोचने वाली बात है। किसको फायदा हो रहा है? सरकार क्यों इस तरह के काम कर रही है? सरकार पॉल्यूशन का भी हवाला देती है, परंतु पॉल्यूशन का हवाला देकर क्या किसी की गाड़ी अगर किसी व्यक्ति की 20 लाख रुपए की गाड़ी है और वो 7 साल में खत्म हो जाएगी, कितने रुपए साल के पड़ते हैं? 3 लाख रुपए साल की गाड़ी उसने चला ली, तेल अलग फूकेगा। आप खुद सोच कर देखिए कि क्या ये सरकार का फैसला न्यायोचित है या इस फैसले में कहीं ना कहीं लोचा है। ये सरकार या तो नितिन गडकरी और मुकेश अंबानी के बेटों को फंसाना चाहती है, या ये सरकार अब कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। उसने अब राम भरोसे पर छोड़ दिया है, जो मंत्री जो कर रहा है उसे करने दो। पब्लिक का नुकसान होता है, होने दो, उन्हें क्या। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।